हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में। साथियों, हम लोग आज से जो है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपका भी सपना है आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में नौकरी प्राप्त करना, तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य से लगाइएगा। इस चैनल पर जो है प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाए तब भी आप लोग को पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा, पूरा क्वेश्चन का व्याख्या किया हुआ रहेगा, क्योंकि देखिए व्याख्या करने में जो है लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए पहले ही से व्याख्या किया हुआ रहेगा, आप लोग के सामने आएगा और उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के हम आप लोग को रिविजन के तौर पर आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोग को बतलाता हूँ कि देखिए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले स्टैटिक जीके से देखिएगा, तो स्टैटिक जीके से आप लोग देखिएगा तो 11 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। और वही आप लोग पॉलिटी यानी संविधान से देखिएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री से देखिएगा, इतिहास ले तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज्योग्राफी ले देखिएगा यानी भूगोल से देखिएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इकोनॉमिक्स ले देखिएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। और उसी तरह हम लोग बात कर ले साइंस से तीनों पोर्शन मिला लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो तीनों को मिलाकर 9 से 11 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये आप लोग को जो है आप लोग का सिलेबस है। और करंट अफेयर से आप लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर से जो है 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग का जो है ये जीएस का पोर्शन हो गया। जीएस के पोर्शन के मैं सारे सब्जेक्ट को बता दिया हूँ कितना से कितना क्वेश्चन आप लोग के जीएस से पूछा जाता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं जीएस का टोटल क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 50 क्वेश्चन में ये रहा हर सब्जेक्ट से आप लोगों के सामने कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन के मतलब आसपास पूछा जाएगा। तो ये हमने आप लोग को पिछले जो है एग्जाम हुआ है प्रीवियस एग्जाम की तुलना में आप लोग को मैं बतलाने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िए कर है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ताम्र पाषाण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ताम्र पाषाण जो है ये 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले हम लोग व्याख्या देखेंगे कर इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। तो देखिए इतिहास के वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो पहले आप लोग 2 भाग देखिएगा, जो है प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, और तीसरा जो है ये ऐतिहासिक काल हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो इतिहास का वर्गीकरण किया गया है ये 3 पार्ट में इतिहास को बांटा गया है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो है आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर न लिखित साक्ष्य मिला है और न इसे पढ़ा गया है, उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल में न तो लिखित कुछ साक्ष्य मिला है और न ही उसे पढ़ा गया है। तो इसके अंतर्गत जो आ जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी प्रागैतिहासिक काल में हम लोग को 3 काल पढ़ना है, इसको तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसी प्रकार हम लोग आगे बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल। तो आधे ऐतिहासिक काल में देखिएगा तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, कौन से लिपि में लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, पता नहीं चला है किस लिपि में लिखा गया है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिएगा तो इसको उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिखा हुआ वर्ण आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ तो वहाँ पर बुझाता है कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ उसको पढ़ा अभी तो किसी की तरह नहीं गया है। तो किसी भी आदमी की तरफ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा गया है वो पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इस लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो ये आप लोग को दोनों बात याद रखना है। तीसरा पर हम लोग चलते हैं जो कि ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल तो आप सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन आ जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और ऐतिहासिक ये सब आ जाएगा इसी के अंतर्गत, यानी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री का आप लोग को पूरा वर्गीकरण आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट पर देखिएगा तो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो नव पाषाण काल में देखिएगा तो कृषि का प्रारंभ हुआ था नव पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार भी हुआ था तो नव पाषाण काल में। तो ये 2 बात आप लोगों को याद रखना है, कृषि का प्रारंभ जो है नव पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में ही हुआ था।
उसके बाद आप लोग देखिएगा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन जो है मानव द्वारा किया गया था, और सबसे पहला पशु जो था यानी पालतू पशु जो था वो था कुत्ता। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है, यानी डॉग को जो है मानव द्वारा सबसे पहले पशु पालतू बनाया गया था। तो ये आप लोग को जानना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था कब? तो मध्य पाषाण काल में। जो मानव था उनको शिकार का पूर्ण ज्ञान कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। उसके बाद तीर कमान का प्रयोग किया करते थे शिकार करने के लिए। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तीर कमान का प्रयोग कब किया था? तो आप लोग बताइएगा जब शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, यानी मध्य पाषाण काल में। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ पर कृषि से मैं बात आप लोग को बतलाया हूँ, तो कृषि से एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला फसल जो था ये जौ और गेहूँ था। तो ये दोनों बात को आप लोग को याद रखना है। तो कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में। और कृषि में सबसे पहले कौन सा कृषि हम लोग देखे थे? तो जौ और गेहूँ का। तो जौ और गेहूँ सबसे पहले अनाज हम लोगों ने देखे थे। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो यहाँ देखिए पत्थरों का युग था। उसके बाद शिकार का अल्प ज्ञान था, और कच्चा मांस लोग खा लिया करते थे, और आग की खोज किया गया था। तो ये सब का क्या है? तो ये सब नव पाषाण पूरा का। तो ये सब सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, यानी पत्थरों का युग, शिकार का अल्प ज्ञान और कच्चा मांस, आग की खोज, ये सब सारे आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए कर है भीमबेटका की गुफाओं की खोज। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? देखिए भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है 1957 से 58 ईस्वी के मध्य जो किया गया था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब किया गया था? तो 1957 से 58 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा VS वाकर्णकर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लिखा गया है, ये लाइन आप लोग को मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आप लोग को याद रखा है। इन्हीं द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो भीमबेटका गुफाओं को आप लोग को याद रखिएगा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में भीमबेटका गुफाओं को शामिल किया गया था। चलिए आगे के हम लोग पॉइंट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो संभवतः जो है डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, यानी किस साल पहले जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? तो आप लोग बताइएगा 7000 साल पहले। 7000 साल पहले, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कर है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो आप सभी लोग जानते हैं रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा शहर है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। हड़प्पा शहर की खुदाई कब होता है? तो 1920-21 के वर्ष में होता है। और खोदाकर्ता कौन थे, यानी खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो जो आप लोग को स्लाइड में स्किप कर दे रहा हूँ, वो जो स्लाइड है आप लोग को जो है PDF के फॉर्म में सारे जो जितना स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई देगा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना से भी पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए कर है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है इसका स्थिति यानी लोकेशन बतलाना है। तो ये सिंध वाले इलाका में, यानी सिंध वाले इलाका में जो है ये मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंध वाला इलाका यानी पाकिस्तान में ये स्थित है। तो ये आप लोग को याद रखना है। और इसका खोज जो है मोहनजोदड़ो का खोज जो है कब किया गया था? तो आप लोग याद रखना है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा। तो ये बात भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो को। तो ये बात भी याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए धौलावीरा जो है ये धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। और कहाँ पर है? तो कच्छ जिले में है। तो आप लोग याद रखिएगा वेरन द्वीप के पास है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखना है। और कौन सी नदी पर है? तो लूनी नदी पर है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और खोज कब हुआ था धौलावीरा का? तो 1967 से 68 ईस्वी में JP जोशी द्वारा खोज किया गया था। तो ये आप लोग को सारे पॉइंट याद रखना है। और फर्स्ट साइट जो है प्रथम यह है जो यूनेस्को की
WHS में जो है शामिल किया गया था 2021 में, ये 40वां बना था, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आप लोग को बतलाना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यही थी कि ईंट के बने भवन थे। यानी उस समय आप लोग सोच सकते हैं कितना साल पहले जो है ईंट से जो है घर बना था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है आप लोग को ये एक सीख मिलता है कि उस समय से ही जो ईंट आप लोग देख रहे हैं उसका प्रचलित जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही है, ये बात याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईंट जो है वो इस रेशियो में जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 4:2:1 के अनुपात में जो है, ये इसी रेशियो में जो ईंट का साइज रहता था, तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग जो है इसका जो है उत्तर पूर्व पश्चिम का आप लोग को चौहदी इसका याद रखना है। तो चौहदी में कौन कौन सा था? तो देखिए सबसे उत्तर में पूछ लेगा तो सबसे उत्तर में आप लोग को मांडा याद रखना है। मांडा कहाँ है? तो मांडा आप लोग याद रखना है जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के तट पर है। तो सबसे नॉर्थ में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो आप लोगों से पूछेगा ज्ञान, तो आप लोग बताइएगा मंडा है, चिनाब नदी के तट पर। उसके बाद सबसे पूर्व में आइएगा, ईस्ट में आइएगा, तो ये आलमगीर जो है, आलमगीरपुर जो है ये मेरठ यूपी में है और हिंडन नदी पर है। तो ये बात ही याद रखिएगा, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में है। मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। और किस नदी पर है आलमगीरपुर? तो ये हिंडन नदी के तट पर है। उसके बाद आप लोग दक्षिण में आइएगा तो साउथ में देखिएगा दैमाबाद जो है ये परवरा नदी पर है, जिसे गोदावरी नदी भी कहा जाता है। तो दैमाबाद परवरा नदी पर है, गोदावरी नदी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आप लोग को याद रखना है। उसके बाद सबसे पश्चिम में चलिएगा तो ये सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर जो है दशक नदी पर है। तो सुतका गेंडोर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए कर है, हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्रिवेदियाँ पाई गई थी हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कालीबंगा और लोथल कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में है। और नदी कौन सी है? तो घाघर नदी है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखना है। कालीबंगा जो है कहाँ है? तो राजस्थान में। और लोथल की बात कर ले तो गुजरात में है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है कर है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा संविधान जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये बात याद रखना है। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप लोग बताना है अपना देश भारत का है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए कर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन पढ़िए कर है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डच द्वारा शुरू की गई थी। तो सबसे पहले जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप सभी लोग बताइएगा। सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफर्स द्वारा 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित था। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो आप सभी लोग बताइएगा संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। एम.एन. राय द्वारा जो है 1934 ईस्वी में सबसे पहले रखा गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। और संविधान सभा का गठन कब होता है? तो 6 दिसंबर 1946 को होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिएगा कर रहे,
1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आप सभी लोग बताइएगा ये था, कौन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये विट्ठल भाई पटेल कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो आप लोग बताइएगा उसको द्रव नाम दिया है। यानी जितने भी आप लोग को वस्तु दिखाई देगा वो जो है ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो है पदार्थ से निर्मित है, उस वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो द्रव नाम दिया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा जो है बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो यह सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आप सभी लोग बताइएगा आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे हम लोग देवयानी भी कहते हैं। देवयानी गैलेक्सी या एंड्रोमेडा गैलेक्सी, आप दोनों नाम याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी या देवयानी गैलेक्सी। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, जिसे दूध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगर है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा। देखिए इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सबसे सर्वाधिक तत्व कोई है तो वो हीलियम है। तो हीलियम जो है कितना है? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर आता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे एक नंबर पर मैं आप लोग को बता दूं, सबसे एक नंबर पर जो है ये हाइड्रोजन है। तो सबसे एक नंबर पर हाइड्रोजन और उसके बाद कोई गैस, उसके बाद जो कोई है तो वो जो है वो हीलियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आप लोग क्रम भी याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन और सल्फर। ये आप लोग क्रम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बड़ा एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ पर आप लोग को क्रम के अनुसार आप लोगों से पूछ लेगा कि इसको आप लोग क्रम के अनुसार सजाइए, इसमें कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिख दिया हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज इसका PDF डाउनलोड करके आप लोग जो है एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के रूप में जो है ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसे सौर मंडल कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, सौर सिस्टम हो जाएगा, तो सोलर सिस्टम हो जाएगा, सौर मंडल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। तो एडम स्मिथ जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा चीनी मिल यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन जो है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमा कर पूछा है। इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद यही था कि आप लोग बताइए कि कौन ऑप्शन जो है, किस ऑप्शन में जो है ये जो है तृतीय सेक्टर से संबंधित नहीं है, आप लोग को वही पहचान करना था। तो इसमें से आप लोग को ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। तो चीनी मिल जो है ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। जबकि बैंकिंग, संचार और परिवहन जो है ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तृतीय क्षेत्र को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में याद रखिएगा कृषि, खनन और मत्स्य पालन आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और निर्माण उद्योग जो है ये किस सेक्टर में आ जाएगा? तो ये द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। और सेवा क्षेत्र जो है नौकरी उकरी सब जो आ जाएगा ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? तो आप सभी लोग बताइएगा खेती जो है ये असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है ये बड़े पैमानों के उद्योग पर प्रतिबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, कर है किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है? तो ये 2017 से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश जो है नीला रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या होता है? तो पेंसिल को पानी में डुबोने पर पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी पेंसिल जो है इस पेंसिल जो है क्या होता है कि थोड़ा सा अपने जो है अपने जो है दिशा से थोड़ा सा यहाँ पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। आप लोग पानी में डालकर आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, प्रकाश से यात्रा करता है। तो प्रकाश से यात्रा करता है तो ये सीधी रेखा में, तो प्रकाश जो है किस रेखा में, यानी प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। आप लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग एक अंधेरा कमरा में जाइए और वहाँ पर एक जो है एक जंगला से प्रकाश आ रहा होगा, तो आप लोग देखिएगा तो एकदम जंगला से जो है सोझे आप लोग को जहाँ जा रहा होगा एकदम सोझे जा रहा होगा। तो उसी से आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि जो है प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है वह डैश कहलाती है? वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो है अपने जो है प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, जैसे लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब जो है स्वयं जो है प्रकाश उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? तो होमोसेपियंस जो है किसने दिया था? तो ये जो है लिनियस ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिनियस। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं फेलाइन नाम है इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावोक्रिस्टेट्स है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा, डीएनए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो ये आप लोग का उड़ीसा का मूल नृत्य है। तो मयूरभंज छऊ नृत्य जो है उड़ीसा का नृत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अल्लाह खा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय डैश वादक है। तो एक भारतीय जो है तबला वादक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये कौन है? तो तबला वादक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च डैश को किया गया था? तो 12 मार्च 1954 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से जुड़े हुए हैं? तो जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई बजाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, शहनाई वादक है ये। अगला क्वेश्चन है, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल त्यौहार में जो है ये पोंगल में जो है सूर्य भगवान का पूजा होता है, यानी सन का पूजा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह गायन किन राज्यों के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीत की एक प्रमुख शैली है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वारली लोक चित्रकला किस राज्य की कला है? तो महाराष्ट्र की है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की आधारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है? तो आप सभी लोग बताइएगा, ये त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष
पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। आप लोग SW के तौर पर आप लोग इस क्वेश्चन को रखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी जैसे ही क्लास समाप्त होगा तो उसके बाद जो है ऑफलाइन आप लोग को कमेंट दिखाई देगा, तो उसी में आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। अदरवाइज अगर नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो चलिए, आई होप कि जितना क्वेश्चन कराया हूँ आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो कुछ भी डाउट रहता है आप लोग को मन में, तो आप लोग जो है बेहिचक हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोग को जो है पूरा डाउट क्लियर करूँगा। तो आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा कमेंट करके आप सभी लोगों को बतलाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।